इसमें लिखना समाधान की शक्ति, हिंदी में लिख लो समाधान की शक्ति, मर्सी अपील, मर्सी पावर। नहीं, इसमें लिखना है समाधान की शक्ति आर्टिकल 72, हिंदी में लिख लो और उसके बाद किताब से कन्वर्ट कर लेना, ठीक है ना। 72 इसमें लिखना विश्व के लगभग सभी लिखित संविधान, विश्व के लगभग सभी लिखित संविधान, लगभग सभी लिखित संविधान अपने कार्यपालिका प्रमुख को, कार्यपालिका प्रमुख को समाधान की शक्ति प्रदान करता है, जिसका तात्पर्य है कि अंतिम स्तर तक न्याय की स्थापना हो, स्तर तक न्याय की स्थापना हो। भारत का संविधान भी एक लिखित संविधान है, इसलिए भारतीय संविधान का आर्टिकल 72 राष्ट्रपति को क्षमादान शक्ति प्रदान करता है। 72 क्षमादान शक्ति प्रदान करता है। इस शक्ति का प्रयोग करके राष्ट्रपति किसी भी दंड को पूर्ण रूप से माफ, संक्षिप्त, पूर्ण रूप से माफ, संक्षिप्त, लघु, संक्षिप्त, लघु तथा उसके स्वरूप में परिवर्तन कर सकता है। ठीक, ये है मर्सी पावर, मर्सी पावर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक, एनिमीज इस पावर को देने के पीछे एक लास्ट ऑप्शन रखा जाता है कि आप वहां पर जाकर राष्ट्रपति के, अगर सुप्रीम कोर्ट डेथ सेंटेंस दे रहा है, उस डेथ सेंटेंस के अगेंस्ट में आप राष्ट्रपति को मर्सी अपील, राष्ट्रपति के समक्ष मर्सी अपील कर सकते। ठीक, ये पावर है। लेकिन यहां पर केहर सिंह वर्सेज इंडियन यूनियन 1984, ठीक, एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ वर्डिक्ट दी, कुछ गाइडलाइन दिया राष्ट्रपति के मर्सी पावर को लेकर। ठीक, पहला पावर है कि राष्ट्रपति का निर्णय न्यायपालिका के निर्णय से भिन्न हो सकता है। ठीक, दूसरा, राष्ट्रपति सभी साक्ष्यों का, यानी जितने भी एविडेंस हैं, पुनर्परीक्षण करा सकता है। तीसरा पॉइंट, राष्ट्रपति सभी साक्ष्यों का परीक्षण करा सकता है। राष्ट्रपति का जो निर्णय होगा वह निर्णय क्या कहते, तार्किकता के आधार पर उसका न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट, राष्ट्रपति का यह पावर विवेकीय पावर है। और लास्ट है, राष्ट्रपति शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से। इतने गाइडलाइन दिए हैं, यानी ये सिद्धांत।
अब अगर राष्ट्रपति का जो डिसीजन है, उस डिसीजन को लेकर अगर आर्टिकल 72 की जो पोजीशन है, उस पोजीशन को लेकर यदि राष्ट्रपति के निर्णय का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है, यदि राष्ट्रपति के निर्णय का हम न्यायिक पुनरावलोकन करें, तो इस स्थिति में एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है या सबसे महत्वपूर्ण स्थिति है कि राष्ट्रपति का पावर अनलिमिटेड नहीं है। इट मीन्स लॉजिकल बेस, क्लियर, लॉजिकल बेस राष्ट्रपति के डिसीजन का जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। तो ये हो गया यहां पर। तो मर्सी पावर, देयर इज नो अनलिमिटेड पावर, नो अनलिमिटेड पावर, बट लिमिटेड पावर, बट लिमिटेड पावर। यही हुआ। तो अगर लिमिटेड पावर है, ये लिमिटेड पावर हो गया, तो इसका मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की पोजीशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की पोजीशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की स्थिति है कि इस स्थिति में या इस सिचुएशन में राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग कर सकते। ठीक। तो एक तरीके से अगर देखा जाए या एक तरीके से इस स्थिति का मूल्यांकन करते हैं या इस स्थिति को अगर देखते हैं, तो राष्ट्रपति का जो पावर है वह अनलिमिटेड नहीं है, बल्कि क्या है? लिमिटेड है। और सुप्रीम कोर्ट इनके इस डिसीजन का जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। इसमें लिख लीजिएगा, केहर सिंह बनाम भारत संघ, केहर सिंह बनाम भारत संघ, केहर सिंह वर्सेज इंडियन यूनियन 1984 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के संबंध में निम्न सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। निम्न सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। पहला पॉइंट, राष्ट्रपति का निर्णय न्यायपालिका के निर्णय से भिन्न हो सकता है। राष्ट्रपति का निर्णय न्यायपालिका के निर्णय से भिन्न या अलग हो सकता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद के सलाह से करेगा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति सभी साक्ष्यों का पुनर्परीक्षण करा सकता है। सभी साक्ष्यों का पुनर्परीक्षण करा सकता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग तो विवेक से कर सकता है। तार्किकता के आधार पर न्यायपालिका राष्ट्रपति के निर्णय का न्यायिक पुनरावलोकन कर सकती है। पुनरावलोकन कर सकती है। ठीक। अब सुनिए, विश्व में जितने भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हैं, जितने भी सभी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अपने एग्जीक्यूटिव को यानी हेड ऑफ स्टेट को या हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव को यानी कार्यपालिका प्रमुख को क्षमादान की शक्ति देता है, मर्सी पावर दे रहा है। ठीक। इसका प्रयोग करके एग्जीक्यूटिव हेड
किसी भी दंड को पूर्ण रूप से माफ कर देगा या उसके स्वरूप में, या उसको छोटा कर सकता है या उसको संक्षिप्त कर, जो भी। तो अगर ये चीजें हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होने के नाते भारत का संविधान भी अपने एग्जीक्यूटिव हेड को यह पावर दे रहा है, यह पावर दे रहा है कि अगर न्यायपालिका अगर किसी को डेथ सेंटेंस दे रही है, मृत्युदंड दे रही है, तो उस मृत्युदंड देने के बाद न्यायपालिका द्वारा डेथ सेंटेंस देने के बाद अभियुक्त राष्ट्रपति से मर्सी अपील मांग सकते। ठीक, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसका जो हम पॉइंट रोके हैं यहां पर आप लोग, अभी उसको रुक जाइएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि क्षमादान प्राप्त करने का अधिकार एक मौखिक अधिकार नहीं होगा। देयर इज नो ओरल राइट ऑफ मर्सी। समझ रहे हैं? यानी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। सुन तो ले भाई, सुन लो कि क्षमादान प्राप्त करने का अधिकार ओरल नहीं है, मौखिक नहीं है। ठीक, तो अगर क्षमादान प्राप्त करने का अधिकार मौखिक नहीं है तो इसका मतलब क्या है? आप कहोगे कि लिखित है, रिटन होगा, लेकिन ये चीज गलत है। ये चीज गलत है। गलत इस सेंस में है कि ओरल राइट का मतलब क्या है? अगर ये चीज हम किसी भी लड़के से क्लास 9, 10 किसी भी लड़के से अगर इस बात को पूछे कि मौखिक अधिकार नहीं, तो वो भी कहेगा कि लिखित है, वो भी यही कहे। आप में या उसके में क्या डिफरेंस? मौखिक अधिकार का मतलब हो जाएगा फेस टू फेस कम्युनिकेशन होगा। और फेस टू फेस कम्युनिकेशन होने का मतलब कि हो सकता है कि उसके व्यक्तित्व का प्रभाव राष्ट्रपति के ऊपर पड़े और न्याय की स्थापना ना हो सके। इसलिए सुप्रीम कोर्ट कहता है कि देयर इज नो ओरल राइट। ये ध्यान रखिएगा कि मौखिक अधिकार का मतलब कि फेस टू फेस होगा। जैसे ये ओरल है ना, तो फेस टू फेस हो रहा है, इसलिए ये फेस टू फेस अधिकार नहीं है। एनिमीज, जिसे मर्सी अपील लेनी है वह राष्ट्रपति के समक्ष खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट दे देती कि ये ओरल राइट है, दिस इज द ओरल राइट, तो अब राष्ट्रपति के समक्ष खड़ा होना पड़ेगा। ठीक, जब राष्ट्रपति के समक्ष खड़ा होना पड़ेगा तो इसका मतलब कि उसके व्यक्तित्व का इंपैक्ट उसके ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? तो एक तरफ हम कह रहे हैं कि लास्ट स्टेज पर भी जाके जस्टिस का एस्टेब्लिशमेंट है, और यहां पर अगर उसे ओरल राइट दे दिया गया तब जस्टिस का एस्टेब्लिशमेंट तो हुआ नहीं। ये स्थिति या यह सिचुएशन सबसे इंपॉर्टेंट, और यही चीज एक महत्वपूर्ण चीज। ठीक, दूसरी बात कि संविधान यानी भारत का संविधान एक लिखित संविधान है, इसलिए विश्व के अन्य देशों के संविधानों की तरह या विश्व के अन्य संविधान जो लिखित हैं उनके तहत जो समाधान की शक्ति दी गई है, भारत का संविधान भी अपने कार्यपालिका प्रमुख को क्षमादान की शक्ति दे। क्लियर? लेकिन अब सवाल प्रश्न ये खड़ा होता है कि क्या राष्ट्रपति को संविधान द्वारा जो क्षमादान की शक्ति दी गई है वह असीमित है या सीमित है? राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति दी गई है
और इस शक्ति का प्रयोग कर राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से या स्वविवेक से कर सकता है। लेकिन न्यायपालिका ने यह भी स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति की यह शक्ति असीमित नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति अगर किसी व्यक्ति को क्षमादान देता है तो तार्किकता के आधार पर राष्ट्रपति के निर्णय का न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन कर सकती है। इसका मतलब कि राष्ट्रपति मनमाने ढंग से किसी भी व्यक्ति को क्षमा नहीं दे, तो मनमाने ढंग से नहीं दे सकता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि राष्ट्रपति की शक्ति अनलिमिटेड नहीं है, बल्कि क्या है, लिमिटेड। क्लियर? तो राष्ट्रपति की यह शक्ति अनलिमिटेड ना होकर क्या है, लिमिटेड। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, वित्तीय शक्ति। नेक्स्ट पॉइंट है, हाँ, हेडिंग विधायी शक्ति, कार्यपालिकीय शक्ति, न्यायिक शक्ति और नेक्स्ट फाइनेंशियल पावर, वित्तीय शक्ति। कोई भी धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के बिना निम्न सदन में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। निम्न सदन में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। क्लियर? अब सुनिए, अगर लोअर हाउस में धन विधेयक को प्रस्तुत करना है, लोअर हाउस को धन विधेयक लोअर हाउस में धन विधेयक को या मनी बिल को प्रस्तुत करना है, तो विदाउट रिकमेंडेशन देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ मनी बिल इन लोअर हाउस। क्लियर? अब मनी बिल के लिए, मनी बिल जो आर्टिकल 110 है, 110, ठीक, इसको प्रेजेंट करने के लिए रिकमेंडेशन किससे चाहिए? बाई प्रेसिडेंट। रिकमेंडेशन बाई प्रेसिडेंट। क्लियर? अब ये तो मनी बिल, क्योंकि मनी बिल में क्या है कि ये मनी बिल है और रिकमेंडेशन बाय प्रेसिडेंट, लोअर हाउस एंड अपर हाउस। द पोजीशन ऑफ अपर हाउस इन मनी बिल इज लिमिटेड, लिमिटेड पोजीशन। क्लियर? और लिमिटेड पोजीशन क्या है कि मैक्सिमम 14 डेज तक ही अपर हाउस मनी बिल को रोक सकता। अब मेरा क्वेश्चन क्या है आप लोगों से कि मनी बिल को छोड़कर, मनी बिल को छोड़कर वह बिल कौन सा है जिसको प्रेजेंट करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी है? बिल, विधेयक, अनुमति जरूरी है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, आर्टिकल 3, उसको भी सदन में प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी है। अब समझा दे प्रोसेस। अब सुनो, स्पेशल लेजिस्लेटिव प्रोसेस ऑफ न्यू स्टेट। क्लियर? अब आओ, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट बिल, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट बिल हाउस में तभी प्रेजेंट होगा जब प्रेसिडेंट रिकमेंड करेगा। प्रेसिडेंट रिकमेंड करने से पहले इफेक्टिव
स्टेट लेजिस्लेटिव के पास एक प्रपोजल भेजेगा, ठीक। इस प्रपोजल को लेकर इफेक्टिव स्टेट लेजिस्लेटिव अपनी ओपिनियन प्रेसिडेंट को देगा अंडर द 14 डेज, ठीक। और ये है 5th अमेंडमेंट, ठीक। अब यह ओपिनियन प्लस भी हो सकता है, ये ओपिनियन माइनस भी हो सकता है, क्लियर। लेकिन इस ओपिनियन को प्रेसिडेंट मानने के लिए बाध्य नहीं है। देन प्रेसिडेंट यूनियन गवर्नमेंट को रिकमेंड करेगा कि न्यू स्टेट बिल को पार्लियामेंट में प्रेजेंट करे, और पार्लियामेंट अगर जनरल मेजॉरिटी का यूज करके तो न्यू स्टेट बन जाएगा। फोर्थ में है कि अगर 3 का यूज करके शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 में कोई चेंज होता है तो उसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाए। आर्टिकल 4 हैज बीन डिफाइंड इन आर्टिकल 4 भारतीय संविधान को एक फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन। आर्टिकल 1 है, शेड्यूल 1 है नंबर ऑफ स्टेट, 1 में है नंबर ऑफ स्टेट, और दूसरा ऑफिसर ऑफ स्टेट। ऑफिसर का मतलब कि लोकसभा और विधानसभा के क्षेत्रों की संख्या बढ़ेगी घटेगी राज्यसभा की। अगर किसी स्टेट का, जैसे मान लो कि उत्तर प्रदेश का रीऑर्गेनाइजेशन हो गया, ठीक। तो जब रीऑर्गेनाइजेशन होगा तो क्षेत्र कटेंगे तो लोकसभा की सीट भी कटेगी, पहले 85 थी अब 80 हो गई, तो ये नंबर चेंज होगा कि नहीं शेड्यूल 4 का। तो इन दोनों को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं, ये चीजें, तो इसलिए 1 और 4 है फिर, ठीक। अगर इसको बनाना है तो बना लीजिए, बना लिया। विशेष नए राज्यों की स्थापना की विशेष विधायी प्रक्रिया, अब बिना किसी एडवाइज के, हाँ सेल्फ रिकमेंड। कभी भी अगर पूछ सकता है कि कितने विधेयक हैं जिसको सदन में प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की जरूरत पड़ेगी, एक धन विधेयक है और एक नए राज्यों की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए रिकमेंडेशन नहीं जरूरी। अब नेक्स्ट पावर है उसका इमरजेंसी पावर, आपातकालीन शक्ति। इसको तो बता चुके हैं पूरी इमरजेंसी, ठीक। नेक्स्ट वीटो पावर, वीटो पावर, इसमें वीटो पावर में है फर्स्ट एब्सोल्यूट वीटो, दूसरा पॉकेट वीटो, और थर्ड है सस्पेंसिव वीटो, मीन्स पूर्ण वीटो, दूसरा पॉकेट वीटो, तीसरा निलंबनकारी वीटो। क्लियर? वीटो का मतलब होता है कि एक ऐसा पावर जो प्रेसिडेंट के पास ही, ठीक है, प्रेसिडेंट के पास है, ठीक। और इस पावर को लेकर, वीटो पावर का मतलब इस पावर को लेकर किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन या चैलेंज नहीं किया। वीटो पावर का मतलब ये,
यानी वीटो दैट इज द लास्ट डिसीजन, वीटो पावर इज द लास्ट डिसीजन, लास्ट लास्ट यानी अंतिम निर्णय। प्रेसिडेंट के पास कुछ पावर ऐसे हैं, समझ रहे हो, हाँ वीटो में, कि उसकी पोजीशन और साउंड हो जाती है। तो उसमें फर्स्ट है एब्सोल्यूट वीटो, दूसरा है पॉकेट वीटो, और तीसरा है सस्पेंसिव वीटो। क्लियर? अब इस वीटो को हम सिर्फ यहां पर समझ लीजिए, हम इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको हम जब पार्लियामेंट का लेजिस्लेटिव प्रोसेस जब पढ़ाएंगे तो वहां पर यूज करेंगे, ठीक है, तब वहां पर ज्यादा समझ में आएगा। एब्सोल्यूट वीटो का मतलब है कि जब दो हाउस, जैसे जस्ट लाइक लेजिस्लेटिव प्रोसेस ऑफ पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव प्रोसेस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक। अब यहां पर पहली बात समझ लो कि ये बिल है, बिल इज इक्वल टू, बिल दो प्रकार का होता है, बस नॉन गवर्नमेंटल बिल और गवर्नमेंटल बिल। गवर्नमेंटल बिल तीन प्रकार के होते हैं, जनरल बिल, मनी बिल और अमेंडमेंट बिल, ठीक। अब हम लेजिस्लेटिव प्रोसेस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक, का अगर हम कंसेप्ट लेकर चलते हैं तो ये है जनरल बिल, यानी मिस इसका जनरल बिल फर्स्ट टाइम किसी भी हाउस में लाया जा सकता, क्लियर। उसके बाद क्लियर, फर्स्ट हाउस में जब बिल लाया गया, चाहे लोअर हाउस में लाया जाए या अपर हाउस में लाया जाए, वह वह हाउस बहुत लंबा लेजिस्लेटिव प्रोसेस एडॉप्ट करता है। फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग एंड थर्ड रीडिंग, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग एंड थर्ड रीडिंग, ठीक। उसके बाद यह विधेयक यह हाउस पारित करेगा इस बिल को। उसके बाद सेकंड, यदि लोअर हाउस में गया है तो अपर हाउस में जाएगा, यदि अपर हाउस में आया है तो लोअर हाउस में जाएगा। अब यह भी हाउस अगर पारित कर दिया तो बिल प्रेसिडेंट के पास जाएगा, और प्रेसिडेंट के पास चार ऑप्शन है, एब्सोल्यूट वीटो, पॉकेट वीटो, सस्पेंसिव वीटो और रिकमेंडेशन, क्लियर। अगर एब्सोल्यूट वीटो का यूज कर लिया तो वीटो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, यानी बिल हमेशा हमेशा के लिए डिजॉल्व हो गया, खत्म हो गया, डिक्लाइन कर गया, अंत हो जाएगा। यानी मीन्स कि राष्ट्रपति विधेयक पर अनुमति या रिकमेंडेशन देने से या उसे सिग्नेचर करने से मना कर दे। जब मना कर देगा तो एब्सोल्यूट वीटो है। पॉकेट वीटो का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी यह डिफाइन नहीं किया गया है कि अगर किसी बिल को अगर दोनों हाउस पारित करते हैं और पारित करने के पश्चात प्रेसिडेंट के पास जाता है तो राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट कितने टाइम को लेकर उस पर सिग्नेचर या कोई डिसीजन लेगा, यानी नो डिफाइन ऑफ टाइम डिसीजन ऑन द बिल, ठीक। यानी बिल पर कोई डिसीजन लेने का टाइम डिसाइड नहीं है, इसलिए कहा जाता है कि ये पॉकेट वीटो है। सस्पेंसिव वीटो का मतलब कि
यहां तक आने के बाद बिल राष्ट्रपति के बाद, और राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ने फिर रिटर्न कर दिया बिल को, और बिल को रिटर्न करने का जो पावर है वो सस्पेंसिव वीटो है। ठीक, और लास्ट है रिकमेंडेशन, मींस अनुमति देना, और अगर विधेयक को राष्ट्रपति अनुमति दे दिया तो वह एक्ट बन जाए। इसलिए ये प्रोसेस है बिल L/U 2/L SP इक्वल टू एक्ट क्लियर। अब ये सब क्या है? यही है पार्लियामेंट्री प्रोसेस। यानी एब्सोल्यूट पार्लियामेंट्री प्रोसेस यही है। ठीक है, तो जब एब्सोल्यूट पार्लियामेंट्री प्रोसेस ये है तो पार्लियामेंट इस पावर का यूज करके ऐसा कर सकता है। ये पोजीशन है, ये स्थिति है। तो इस स्थिति को ले या इस स्थिति के आधार पर हम एनालाइज करते हैं। तो ये इस स्थिति को समझना है, इस स्थिति के अकॉर्डिंग आपको एनालाइज करना पड़ेगा। तो ये जब वहां पर हम आएंगे तो ये पूरा वीटो पावर को एनालाइज करेंगे, क्या होता है, कैसे होता है, और किस ढंग से इस विधेयक को या इस तरीके से बिल को हम पारित करते हैं। ये जो पोजीशन है या ये जो स्थिति है, इसी के अकॉर्डिंग आपकी चलेगी। ठीक है।